वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। नवीन जीवन मूल्य नारी और पुरुष दोनों के लिए समान है, क्योंकि मानव को गरिमामय बनाने वाले ये गुण है। माता होने के कारण नारी मानव आत्मा की शिल्पी है। ऐसी सोच थी महादेवी वर्मा की। सदियां बीत जाने पर भी स्थितियों में बहुत फर्क आया है, ये कहना जल्दबाजी होगी। बहुत से मुद्दे हैं जो ये गवाही देते हैं। उन्हीं में से एक है घरेलू हिंसा, और उसमें भी यौन हिंसा, जिसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है मैरिटल रेप। हिंदी फिल्में, पत्र पत्रिकाएं इस विषय को यदा कदा उठाती रहती हैं, लेकिन ये इतना संवेदनशील विषय है कि इस पर लोग बात करने से भी कतराते हैं। तहजीब के खिलाफ इसे माना जाता है। लेकिन घरेलू हिंसा में बढ़ते यौन शोषण के केसेस ने ये सोचने पर कहीं न कहीं मजबूर तो किया है कि अब इस पर बात की जानी बहुत जरूरी है, ताकि जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। अस्मिता के आज के अंक में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत किए जाने वाले यौन शोषण पर। हमारे साथ जो खास मेहमान इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करें, उन सबसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है सुमन नालवा, आप एसीपी महिला अपराध शाखा से आपका ताल्लुक है। स्वागत है सुमन, अस्मिता कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ हैं मालविका सब्रवाल जी, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जीवन माला हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है। खुशामदीद मालविका जी, अस्मिता कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ हैं राजेश रस्तोगी जी, आप विभाग अध्यक्ष हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है और मनोरोग विभाग से आप आते हैं। खुशामदीद राजेश जी, अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है रश्मि आनंद, आप लेखिका हैं, काउंसलर हैं और घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की काउंसलिंग करती हैं। खुशामदीद रश्मि, अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ है मीनल शर्मा, आप एडवोकेट हैं और 30 हज़ारी कोर्ट जैसे बहुत से कोर्ट्स में आप इस तरह के केसेस पर लड़ती हैं। बहुत बहुत स्वागत है अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं एडिट वर्क स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के कुछ जुझारू स्टूडेंट्स और शिखर से आए हुए कुछ खास मेहमान, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर। जब कभी घरेलू हिंसा की बात की जाती है, तब उसमें हिंसा के कई स्वरूपों का उल्लेख होता है। हिंसा के ये स्वरूप मौखिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक स्वरूप यौन हिंसा भी है। हिंसा का ये स्वरूप आज एक ज्वलंत मुद्दा भी बन गया है। पति द्वारा पत्नी पर की जाने वाली यौन हिंसा, यानी जब पति पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो यौन हिंसा ही कहलाता है। आज अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे कई देशों में इसे एक अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वहीं हमारे यहाँ भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों के बाद कानून मंत्रालय ने इस बाबत कानून का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी 1973 और साक्ष्य कानून 1872 के कई अनुच्छेदों में संशोधन कर उन्हें दुष्कृत्य की नई परिभाषा के अनुसार बदला जा रहा है। इस प्रस्तावित कानून के बाद मैरिटल रेप को एक अपराध माना जाएगा और इसमें सजा का प्रावधान भी होगा। वैसे देखा जाए तो विवाह दो लोगों के मिलन के साथ ही मिलन होता है दो परिवारों का, दो दिमागों का, दो शख्सियतों का। ऐसे में अगर इस खूबसूरत बंधन में हिंसा अपनी जगह बना ले, तो वहां संबंधों की खूबसूरती पर दाग लग जाता है और ऐसे में महिलाओं पर शारीरिक और मानसिक आघात इतना जबरदस्त लगता है कि कई बार वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठती हैं। कितना अच्छा हो कि जिन रिश्ते की नींव ईश्वर को साक्षी मानकर रखी जाती है, उन रिश्तों को जबरदस्ती और हिंसा की सोच से दूर रखा जा सके। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी।
तो ये तो थी हमारी ख़ास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। मेरा सबसे पहला सवाल सुमन आपसे, जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं, मैरिटल रेप की बात करते हैं, कितना दर्दनाक है ये काफ़ी दर्दनाक है, बिकॉज जब हम एक सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं, दे आर वेरी पर्सनल और बहुत ही नज़दीकी रिश्ते होते हैं। वहाँ पर जब जोर ज़बरदस्ती होने लगे तो नेचुरली उसका जो फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है एक वुमेन के सेल्फ एस्टीम पर, उसके कॉन्फिडेंस पर, दैट रियली टेक्स अ किक। और महिला अपराध शाखा की अगर हम बात करते हैं तो केसेस किस तरह से रजिस्टर होते हैं, क्या इन सब मुद्दों पर बात की जाती है? हमारे पास जब भी कंप्लेनेंट आती हैं जनरली क्रुएलिटी के लिए आती हैं, जब उन पर क्रुएलिटी की जाती है बाय हस्बैंड और द रिलेटिव्स, जो इंडियन पीनल कोड में कवर होते हैं 498A में जनरली, उसमें भी बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो इस मुद्दे के ऊपर बात करना पसंद करती हैं, उसको लिखना पसंद करती हैं। कई बार जब उनसे वर्बली आप बात कर रहे होगे, वो कई इंस्टांसेस ऐसे बताती हैं जिसमें अननेचुरल सेक्स इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, जिसमें उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, बट उसको लिखने में हिचकिचाती हैं। एंड अल्टीमेटली जब आपको ये इतने नज़दीकी रिश्तों में अपना सेक्सुअलिटी के ऊपर जब लिखना पड़ता है, जो भी आपने सफ़र किया है, आई थिंक इट रिक्वायर्स करेज। जब उसको ओपन में आप लिखेंगे, विच विल बी रेड इन द पुलिस स्टेशन, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, एंड देन कोर्ट्स में, ओपन कोर्ट्स में, सो इंडीड ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एज इट इज़ जो मैरिटल रेप है, इसको हमारा लॉ रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है राइट नाउ। एक ही सेक्शन है जिसमें अगर वाइफ इज़ लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, तब अगर वो उसको फोर्स करता है टू हैव सेक्सुअल रिलेशन, दैट इज़ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल इंडियन पीनल कोड में। अदरवाइज मैरिटल रेप इज़ नॉट पनिशेबल। डॉक्टर मालविका सब्रवाल हैं हमारे साथ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती की जब हम बात करते हैं, औरत की जो शारीरिक रचना है वो वैसे ही बहुत नाजुक सी होती है, जब उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की बात आती है तो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है? अगर ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, यू कैन अंडरस्टैंड जो एन एनाटॉमिकल जो साइट है वो तो इट्स वेरी वेरी नाजुक। कई लोग तो डिलीवरी करने के बाद भी दे कैन नॉट इवन, हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसके बाद भी जो हस्बैंड्स है दे आर जस्ट फोर्सफुल ऑन देयर वाइव्स। पर ऑफ कोर्स जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई उसको रजिस्टर नहीं करता। I don't know, whatever the reason, whether it is monetary in a young woman who is just married, monetarily dependent on the husband, ये रीज़न है, या अदरवाइज अगर उनकी कई चीज़ें कहीं होती ना कहीं समाज का डर रहता है, परिवार वालों का भी डर रहता है। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जहनों का हाल बखूबी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे राजेश जी, जब इस तरह की इतने खूबसूरत रिश्ते में जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं, क्या माना जाए कहीं ना कहीं एक सिक मेंटलिटी काम करती है इसके पीछे? देखिए, ये एक पवित्र रिश्ता है जहाँ ये सोच ही गलत है, और कई बार यदि हम देखें तो ये सिर्फ एक सरफेस मैनिफेस्टेशन है। प्रॉब्लम दोनों के बीच हो रही होती है, काफ़ी समय से चल रही होती है। यदि हम पर्टिकुलरली अपने आप को लिमिट करें मैरिटल रेप के अंदर, तो वो एक सरफेस मैनिफेस्टेशन होता है। क्या वो आदमी जान करके करता है वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। क्या वो बिल्कुल एबनॉर्मल होते हैं, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है कि वो डिसऑर्डर्ड हैं। हाँ, उसमें 3-4 वैरायटी हम देख सकते हैं कि जो एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, जिनके दूसरे केसेस ज़्यादा होते हैं, वो बजाय उसके कि भाई साथ में उन्होंने चोरी भी करना है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, उनके खिलाफ पुलिस में भी केस रजिस्टर हो रहे हैं, वो जब वाइफ के साथ रिलेशन करते हैं वहाँ पे। दूसरा आता है कि इसके अंदर सैडिस्टिक पर्सनैलिटी होती है कि उनको दूसरे के ऊपर तकलीफ देने में, दूसरे लोगों को, खास तौर पे पत्नी को तकलीफ देने में ज़्यादा मज़ा मिलता है उनको सेक्स के दौरान। तो एक सैडिस्टिक एंगल होता है उनका, सैडिस्टिक पर्सनैलिटी होती है, वो होता है। तीसरा होता है यदि कि कुछ लोग इसमें मानसिक तौर पे ही बीमार होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक फेज़ होती है मेनिया की, जिसके अंदर जो सेक्स की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें हर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो सेक्सुअल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और उसके अंदर जोश या भूख इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मैं किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं कितना हर्ट कर रहा हूँ सामने वाले को। तो वो तीसरी जो कैटेगरी हम कह सकते हैं कि वो मानसिक मरीज़ हैं जो उस कैटेगरी में जा रहे हैं। लेकिन अमूमन तौर पे जो देखने में आता है, जो सामाजिक रिश्तों के अंदर देखने में आता है कि वहाँ आपस में संबंध बिगड़े हुए होते हैं। जो मैरिटल माल एडजस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आजकल लोग आते नहीं है सामने, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि इसको एक तो जागरूकता की कमी है,
दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ जैसा अभी बताया सुमन जी ने कि कोई कानून भी नहीं है कि मैरिटल रेप के तहत केसेस रजिस्टर्ड हो जाए, इसका कोई कानून भी नहीं है। तो इसलिए लोग इसके ऊपर बात, मैं बड़ा खुश हूं कि कम से कम अस्मिता के दौरान इस टॉपिक के ऊपर एक जागरूकता पैदा करने की तो कोशिश की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जो लिबर्टी है वो आदमी, पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन तो हम क्यों जबरदस्ती करें किसी के साथ? ऐसे मौक़ों पे ऐसा हो नहीं पाता है। रश्मि हमारे साथ, रश्मि काउंसलिंग भी करती हैं, हम घरेलू हिंसा से जो पीड़ित औरतें आपके पास आती हैं, कहीं आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, पारस्परिक सहमति के बगैर जब इस तरह की जोर ज़बरदस्ती होती है तो इस तरह के केसेस सुनने में आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं? बहुत होते हैं। इनफैक्ट हमारे पास जो औरतें आती हैं, आई वुड just differ on one thing. One thing is that rape in any case is unacceptable. Marital rape, I think, emotionally is more traumatic, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है, आप so you think like you have a reason, जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, there's no such thing. And here is someone who has vowed to protect you and love you and cherish you for the rest of your life, and he is the one violating you and controlling. So वो जो counseling होती है, it's very difficult because a woman is coping with physical violence, physical abuse, her physical problems, she's coping with emotional problems and battering, और उसको बात करने में शर्म आती है, which is not her shame in the first place. But there are so many things to it. I think sometimes you just have to keep quiet and listen, and that is the greatest thing about counseling a woman. आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसके अंदर इतना होता है जो निकलना है। कहीं ना कहीं आ रहे हैं इस तरह के केसेस सुनने में। मीनल, हम जब बात करते हैं कानून की किताब की बात अगर हम करते हैं तो कितना बड़ा जुर्म आपको लगता है उसमें जो इसकी परिभाषा दी गई है, कितना बड़ा जुर्म है? साथ ही जो औरतें इसे रिपोर्ट करती हैं, क्या उसे व्यापक तौर पर समझाया जाता है? किस तरह से समझाया जाता है, किस तरह से संबोधित किया जा सकता है, किस तरह से एड्रेस किया जाता है? देखिए, कानून में तो वैसे एज सच मैरिटल रेप की अभी तक तो कहीं बात ही नहीं कही गई है। 375 भी डील करता है, वहाँ पे वो यही बात करता है जहाँ कंसेंट नहीं है और आदमी जब कोई और है। और 375 के एक्सेप्शन के अंदर जबकि बात की गई है हस्बैंड की, तो वहाँ पर भी पहले था कि 15 ईयर्स तक से नीचे है अगर वाइफ तब रेप है, और अगर 15 ईयर्स से ज़्यादा उसकी रेप है। बाद में ये अमेंड होके 16 हो गया। और अब जो बिल जो एक नया बिल की बात हो रही है, जो नए बिल की बात हो रही है, वो उसको 18 ईयर्स तक का करने के लिए है। मुझे लगता है कि क्या सिर्फ 18 ईयर्स तक ही औरत को तकलीफ पहुंचती है? जो 25 साल की है, जो 30 साल की है, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचती? और जैसे अभी रश्मि जी ने कहा कि ट्रॉमेटिक हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बार बार लगातार है। जहाँ एक बार रेप होता है, एक अनजान ने किया, ठीक है, औरत के अंदर काफ़ी रोष आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और वो हो सकता है विद टाइम कुछ हील हो जाए, उसे एक उम्मीद होती है कि जीवन में कोई इंसान आएगा या फैमिली, उसके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि वो कहीं ना कहीं थोड़ी मरहम लग सकती है। पर जहाँ पे घर के अंदर ही, जिसे रक्षक कहते हैं, भक्षक है, और वो लगातार सालों दर साल, कभी कभी एक मेरे पास केस था, उसमें वो लेडी 25 साल तक उसने ये सब बर्दाश्त किया, और फाइनली शादी के 27 साल बाद उसने तलाक हुआ उसका। और उसका रीज़न यही था, लेकिन वही कभी बोल नहीं पाए पहले, और बोले भी तो वाइफ को तो बस जी अगर ये 16 साल से ऊपर है, 16 साल से नीचे है तो कंसेंट नहीं है तो रेप है, अगर ऊपर है तो कोई इसकी परवाह भी नहीं करता। कहीं ना कहीं एक सख्त कानून की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। घरेलू हिंसा में यौन शोषण की जब आप बात करते हैं तो सीधा साधा मतलब है जब पति पत्नी की इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन एक और पहलू जो अंदर से सहमा जाता है वो ये कि कई बार इसमें हिंसा इतनी ख़तरनाक होती है कि शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी वो इतनी आहत होती है कि सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठती है। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहेगा स्मिता के साथ। एक डर है मेरे अंदर आज भी फॉर मैन। आई डोंट नो कि कितने साल लगेंगे फॉर मी टू ओवरकम दिस फियर, बट एक डर है
शुरू से ही मन में ये होता है कि वंस यू ग्रो अप, ग्रेजुएशन कर लिया, आप शादी कर लेंगे, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट. उसके बियॉन्ड दे डोंट थिंक कि अगर कुछ होगा then how will the woman sustain herself? Somewhere you have to give back into society. If you want to see that change, you have to become that change. You cannot sit and blame and say, so and so is not doing his job and so is not doing his job. That's not how you do it.